गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे जो पार्ट 3 आज के क्लास बीपी से हम लोग पढ़ रहे हैं 71 बीपीएससी। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स। 71 बीपीएससी के मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन हम करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि आज का पहला क्वेश्चन है किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी किसी धन पर 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है भाई? 160 रुपया है। समझ गया? यानी सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर कितना रुपीज है? 160 रुपीज। यानी 2 साल के बाद साधारण ब्याज 160 रुपये मिलता है, जबकि मिलता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो रहा है? 164 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो ब्याज की दर बताना है, ब्याज की दर बताना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन पर, कोई भी इनकम है, कोई भी धन है, 2 वर्ष के बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 160 रुपीज मिल रहा है। तब बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 2 वर्ष के बाद 164 रुपीज मिल रहा है तो उसका रेट बताना है। ठीक है, रेट यानी ब्याज की दर बताना है। गॉट इट? समझ गए? 2 वर्ष के बाद क्या बताना? ब्याज की दर बताना है कि रेट कितना है। तो सिंपल है, पहले हम लिखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है। एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। एस आई का मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को ही बोलते हैं साधारण ब्याज, साधारण, ठीक है, ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। गॉट इट? और सीआई का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, एंड चक्रवृद्धि ब्याज। समझ गए? चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो एस आई का मतलब समझ लेना, सिंपल इंटरेस्ट है। सी आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ गए? अब इसमें कहता है कि एस आई की वैल्यू दिया 160 रुपीज और सी आई की वैल्यू कितना दिया? 164 रुपीज। समझ गए? इसका मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 160 रुपया और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 164 रुपया। समझ गए? यहां तक आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? नेवर चेंज, नेवर चेंज, ईयर बाय ईयर। ठीक है, ईयर बाय ईयर। या हम ऐसे बोल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, सेम रहता है। ऐसे बोल सकते हैं, नेवर चेंज का मतलब है, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितनी भी साल के करो, कितने भी वर्षों का करो, सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। अगर पहला साल में 100 रुपया है तो दूसरा साल में भी 100, तीसरा में भी 100, चौथा में भी 100, 10वां में भी 100। इसका मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट नेवर चेंज ईयर बाय ईयर, यानी सेम रहता है। समय के अनुसार सिंपल इंटरेस्ट नहीं बदलता। जो बदलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट बदलता है। कंपाउंड का मतलब होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। एक बार इंटरेस्ट लिया, जितने टोटल ऐड कर लो, जितना पैसा हो गया उसको फिर से इंटरेस्ट में लगाना, उसको बोलते हैं कंपाउंड, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। समझ गए? इस क्वेश्चन में मैं पूरे कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए इसमें मैं टाइम लूंगा। क्यों टाइम लूंगा? क्योंकि अगर ये आपने समझ गए, आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, तो क्या समझा हमने? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट कभी भी बदलता नहीं है। एक साल में जितना होगा दूसरा साल में भी उतना है, तीसरा साल में उतना है, चौथे साल में भी उतना है। समझ गए? यहां तक, यहां तक समझ गए? ठीक है, अब आते हैं
अब यहाँ देखता हूं कि नीचे दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लो। ठीक है, क्लियर, गॉट इट। तो इसका मतलब है 160 रुपये जो आ रहा है ना सिंपल इंटरेस्ट, ये कितने वर्षों का है? 2 वर्ष का है ना। एक क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्ष का 160 रुपये। तो इसका मतलब आप बोलोगे कि सर 160 रुपये 2 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का क्या होगा? तो बोलोगे सर 80 रुपया है, बोलोगे 80 रुपया, 1 वर्ष का 80 रुपया, और 2 वर्ष का क्या होगा? 160 रुपया होगा, यही होगा ना। मैंने ही बताया ना कि सिंपल इंटरेस्ट कभी नहीं बदलता। तो 160 रुपये कोई आया, आपको बोला कि सिंपल इंटरेस्ट पर आपने दिया था पैसा और आप 160 रुपये ले लो, तो पूछेगा कितना साल हो गया भाई? तो 2 साल। तो 2 साल हो गया था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब 1 साल में 80, दूसरे साल में 80, तभी तो 2 साल में 160 रुपये होगा। समझ गए? तो 2 साल में कितना हो गया? 160 रुपया, यानी 1 साल में कितना हो गया? 80 रुपया। यहां तक समझ गए? ठीक है, अब इसको एक बार रफ करता हूं, फिर समझा देता हूं, बता देता हूं क्या है। ये समझ गए होंगे, तो इसको मैं रफ करता हूं, ठीक है, ताकि इसको मैं यहां लिख पाऊं। समझ आ रहा है? ये मैं कंसेप्ट बताया कि ये तो गिवन ऑलरेडी, इसको कंसेप्ट बताया, ठीक है। अब आते हैं, अब मैं समझा देता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कभी नहीं बदलता, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 160 रुपया है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 164 रुपया, ठीक है, 164 रुपया। तो आप बोलोगे कि यहां पे मान लो कि सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपया हो गया 1 साल में, फर्स्ट ईयर, ये होगा ना, और फिर सेकेंड ईयर। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्या होगा? सेम ही होगा ना सिंपल इंटरेस्ट। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? पहला साल में 80 है, दूसरे साल में 80 है, दोनों मिला के कितना हो गया? 160 हो गया। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है ना, 2 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट 160 रुपये हो रहा है। अब यहां पर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोल रहा है? 2 साल के बाद कितना हो रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के बाद कितना हो रहा है? 164 रुपये। समझ गए? यानी कितने का अंतर है? तो बोलोगे 4 का अंतर, 4 रुपये का डिफरेंस है, ये होगा। इसका मतलब है कि पहले ध्यान रखो कि पहले साल में कितना होगा? पहले साल में सिंपल और कंपाउंड क्या होते हैं? बराबर होते थे, इसमें 80 होगा, और दूसरे साल में क्या होगा? ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है। पहला साल में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, कोई अंतर नहीं होगा, जो बदलाव होगा इसी में होगा। तो आप बोलोगे ना सर कि पहले साल में अगर सेम रहता है तो 80 रुपया होगा, और दूसरे साल में बदलता है तो 84 रुपया होगा, तभी तो होगा 164 रुपये। तब 80 से 84 कैसे हुआ? एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या उसका रेट है? समझ गए? पहला मैंने क्या बताया? सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है चाहे कितना भी साल का हो। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले ईयर में सेम रहता है, बाद में बदलता है, क्योंकि पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? सेम रहेगा, बाद में बदलता है, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे, पांचवें, 10वें, ठीक है। तो पहले साल में 80 है, तो आप कॉमन सेंस बात है कि 80 है तो 164 लाना है, तो 84 जोड़ेंगे तो 164 आएगा। इसका मतलब 80 रुपया का 84 कैसे हुआ? 4 रुपया कैसे बढ़ा? क्या इंटरेस्ट है, क्या रेट है? तो आप बोलोगे कि सर ऐसे करते हैं, ऑप्शन में दिया रहेगा, मान लो कि ऑप्शन में दिया है 2%, बी ऑप्शन में दिया है 5%, सी ऑप्शन में दिया है 4%, और डी ऑप्शन में दिया है 6%, ऐसा कुछ दिया है मान लो ऑप्शन में। तो आपके अकॉर्डिंग क्या समझ? आप बोलोगे कि सर पहले एक काम करते हैं कि पहले 2% लेकर के देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ अगले साल 80 रुपया का इंटरेस्ट जोड़ा हमने, तब जाके 84 हुआ। 80 रुपया, समझो 80 रुपया का इंटरेस्ट हमने लगाया, उसको ऐड किया, तब जाके 84 रुपया हुआ नेक्स्ट ईयर में। क्यों? क्योंकि पहले साल में दोनों सेम है, दूसरे साल में बदल रहा है, इसका मतलब है 80 पर ही इंटरेस्ट लग रहा है, तब 84 हो रहा है। समझ आ रहा है? तो इसका पहले मान लो कि पहला ऑप्शन ले लिया, तो 80 का 2%, परसेंटेज मैंने बताया था, 100 से डिवाइड कर दो, 1 0, तो 8 दूने 16, 16 को 10 से डिवाइड करोगे
तो 1.6 रुपया होगा। लेकिन हमको क्या बढ़ाना है, 4 रुपया बढ़ाना है ना। देखिए एक तो 1.5 रुपया आ रहा है, 1.6 1 रुपये 60 पैसा आ रहा है। इसका मतलब पहला तो नहीं होगा ऑप्शन, पहला तो ऑप्शन नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट निकाल लोगे। दूसरा देखता हूं, 80 रुपया का 5%, 100, इसको इससे काट दो। अब इसको इससे काटोगे, 5 1 5 5 2, तो क्या बचेगा 8/2 यानी 4 रुपये। तो क्या हो रहा है, पहले साल 80 है तो 80 का 5% ले रहा है तो 4 रुपया आ रहा है, इसका मतलब 84 हो रहा है। तब इससे क्या समझ में आया कि सर रेट जो होगा ना 5% होगा। बी ऑप्शन सही होगा, रेट कितना होगा 5% होगा। समझ गए यहाँ तक, क्लियर? समझ आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, जितना करना है करो, ठीक है? क्योंकि कंसेप्ट अच्छा समझा रहा हूँ। एक दो बार देखोगे आपको खुद रियलाइज होगा, अदर टीचर के पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि मैंने आपको क्या दिया। समझ गए? अब आते हैं, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि भाई यदि x का 33 1/3%, हिंदी में कह रहा है कि यदि x का 33 1/3% इक्वल टू 11 है, 11 हो तो x का मान बताए, मान बताए, x का मान बताए। x का कोई मान नहीं बता सकता, ठीक है? x का कोई मान नहीं बता सकता, मजाक कर रहा हूं, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन में x का, अब इसी इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा है कि 33 1/3% ऑफ x इज इक्वल टू 11। ये पूछ रहा है ना क्वेश्चन में इंग्लिश में, 33 1/3% ऑफ x इज इक्वल टू 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हिंदी में ये पूछ रहा है, इंग्लिश में बोल रहा हूं 33 1/3% ऑफ x इज इक्वल टू 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इंग्लिश में हो गया, और हिंदी में क्या होगा, x का 33 1/3% 11 है तो x का मान निकाला। समझ गए? वही है इंग्लिश में, हिंदी में। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो मैंने क्या बताया था, 33 1/3 को क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, 1/3 लिखते हैं ना। 33 1/3% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/3। एक क्वेश्चन है ना, फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/3। समझ गए? अब क्या आ रहा है क्वेश्चन, अब देखो कितना इजी है, बीपीएससी कितना इजी क्वेश्चन पूछता है। और ये बीपीएससी कब पूछा है, ये पूछा है 39, बहुत पहले पूछा है, 39 बीपीएससी बहुत पहले। अब कह रहा है कि 1/3 की वैल्यू, इसका मतलब है कि x है तो x यहां से मल्टीप्लाई करोगे ना, इसमें भी करोगे, यहां भी मल्टीप्लाई करोगे ना x, ठीक? तो 1/3 की वैल्यू कितना दिया है, 11, तो x की वैल्यू क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 11, 33 रुपये होगा, सिंपल। यानी 1 की वैल्यू 11 है तो 3 की वैल्यू 33 होगा। समझ आ रहा है? 1 की वैल्यू 11 है तो 3 की वैल्यू क्या होगा, 33 होगा। गॉट इट? समझ गए आते? अब आते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं पूरे करा दूंगा, टेंशन मत लो, बीपीएससी में आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4000 रुपया पर 5% प्रति ब्याज की दर से, यानी क्वेश्चन है कि 4000 रुपया पर 5% प्रति वर्ष, 5% प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज, की वार्षिक ब्याज क्या हो रहा है, वार्षिक ब्याज वृद्धि, वार्षिक ब्याज वृद्धि से 2 वर्ष के लिए
चक्रवृद्धि ब्याज के लिए चक्रवृद्धि ब्याज चुने। चक्रवृद्धि ब्याज चुने। सोचो कह रहा है कि 4000 रुपीज ऑफ 5% रेट, यानी 4000 रुपीज क्या हो रहा है, 4000 रुपया का 5% रेट है, ठीक है, 5% रेट है। आफ्टर 2 ईयर पूछ रहा है कि उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं कि क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं कि क्या होगा 4000 रुपया का। तो आप बोलोगे ना कि सर प्रिंसिपल दिया है ना, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। मूलधन दिया है 4000 रुपये, ठीक है, 4000 रुपये दिया। और रेट का मतलब क्या होता है, दर। ये कितना दिया, 5%। और टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 2 ईयर। अब पूछ क्या रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है कि क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है क्या होगा। फॉर्मूला से आएंगे, अगर फॉर्मूला करते हो मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला भी आता है, कोई टेंशन नहीं। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करें, पहले तो अमाउंट निकाल लेते हैं। तो क्या करोगे, अमाउंट इक्वल टू आप करोगे P1 प्लस R डिवाइड बाय 100 के पावर T। ये करोगे ना अमाउंट निकालने के लिए। अगर ब्याज निकालना है, अगर ये तो अमाउंट हो गया ना, अमाउंट का मतलब होता है कुल धन, यानी ब्याज प्लस प्रिंसिपल दोनों मिला के। लेकिन अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है तो कोई बात नहीं, P1 प्लस R डिवाइड बाय 100 के पावर T, T 4 टाइम माइनस T, ये हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यू आएगा उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर लोगे तो कंपाउंड आ जाएगा। लंबा प्रोसेस है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 100% में गलती हो जाएगी। या पेपर में इतना प्रेशर रहता है ना कि गलतियां हो जाती, छोटे छोटे गलती भी हो जाते हैं। यानी आपको बाहर आओगे पेपर के बाद तो आपको लगेगा ये कैसे हो गया, लेकिन पेपर में गलती हो जाती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गलती कम से कम हो, वो प्रोसेस बता रहा हूं। ये गिवन है, आपको समझ में आ रहा है, ये तो समझ में आता होगा कि ये गिवन है, दिया गया है, मूलधन इतना है, दर इतना है, समय यानी टाइम इतना दिया। अब आ गया ये फार्मूला, अगर यूज करना होगा तो फार्मूला लगा लेना। P की जगह पे P दिया है, R की जगह पे क्या है, रेट है, और T की जगह पे कर लेना तो टोटल आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, उसमें से 4000 माइनस कर देना तो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटा, ठीक है, शॉर्ट के ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है ना कि क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज चुनी, यानी टोटल अमाउंट ही पूछ रहा है क्या होगा। यहाँ पर आता है, तब P की वैल्यू कितना दिया है, 4000 रुपये, ठीक है। R की वैल्यू कितना दिया है, 5%। T की वैल्यू कितना दिया, 2 ईयर। तो आप बोलोगे कि सर रेट दिया है कितना, 5%। तो मैंने बताया था कि 5% का मतलब क्या लिखते हैं, अगर फ्रैक्शन में लिखना है, ये तो परसेंटेज है ना, तो फ्रैक्शन में लिखना है तो मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन में लिखने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, यही करते हैं ना, फ्रैक्शन में लिखने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। मैंने समझाया था पहला क्लास में, फ्रैक्शन अगर परसेंटेज दिया है, फ्रैक्शन में निकालना तो 100 से डिवाइड करते हैं। गॉट इट, समझ गए। तो इसका मतलब बोलोगे कि सर 5% का मतलब ये हुआ फ्रैक्शन में 1/20, समझ आ रहा है, 5% का मतलब 1/20। तो आप बोलोगे कि सर पहले 20 था, अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन में प्रति वर्ष ब्याज की वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो आप बोलोगे कि पहले 20 था, 20 से 1 बढ़ रहा है, कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। 20 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है। समझ, कितना बढ़ रहा है, एक ही तो बढ़ रहा है, एक। अगले साल भी 2 वर्ष की बात हो रहा है, तो 20 से 21 हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तब बोलो कि सर 400 से 21 441 हो रहा है,
यही हो रहा है, 400 रुपया से 441 हो रहा है। समझ आ रहा है क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज टोटल निकालना है कि 4000 से 441 हो रहा है। ठीक है, 41 हो रहा है, यहां तक समझ गए। अब हमको क्या निकालना है? 400 से 41 हो रहा है, तो हमको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है यानी हमको सिंपल अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो आप ऐसे बोलोगे कि सर 4400 रुपया नहीं है, ये 400 परसेंटेज है ना, क्योंकि फ्रैक्शन में हमने निकाला तो 400 लिखा है, तो 400 नहीं है, ये कितना है? 4000 है। ये 400 नहीं है, ये तो गिवन है ना ऑलरेडी, मैंने क्या बताया, ये 5% ये तो गिवन है ना, ये गिवन है ना 1/20, यानी 400 की वैल्यू कितना दिया? 4000 दिया है ना, 400 की वैल्यू 4000 दिया है, तो 441 की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप बोलोगे कि सर 4000 डिवाइड बाई 400, अब पूछ क्या रहा है? जो पूछ रहा है उसको मल्टीप्लाई करो, 1 0 1 0 1 0 1 0 4 से 4 तो 10 मल्टीप्लाई 400, तो क्या बोलोगे? 4410 रुपीज हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई डाउट? ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, कितना इजी है। 5% का फ्रैक्शन में निकाला तो 1/20, यानी पहले 20 था, इंक्रीज लिखा है तब 21 होगा, डिक्रीज लिखता तो 19 होता। ठीक, डिक्रीज अगर लिखता तो 19 होता, इंक्रीज है तो 21 होगा। तब बोलोगे कि सर पहले साल में 21, दूसरे में भी तो 21 होगा, मतलब बढ़ेगा ना, सिंपल, तो दोनों के स्क्वायर कर दिया, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो स्क्वायर करेंगे। 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 बार, 20 गुने 20 2 बार, 3 होगा तो 20 गुने 20 गुने 20 3 बार होगा। ठीक है, 8000 हो जाएगा। समझ गए आप? अब कह रहा है कि ये 400 आ गया, 400 क्या हो गया? 400 क्या है आपका? इसी को तो हमने चेंज किया ना 5% रूल, तो 400 की जगह पे क्या क्वेश्चन में क्या दिया? 400 नहीं है, 400 जगह पे 4000 दिया, रुपया में 4000 दिया, यानी 400 की जगह पे 4000 रुपया दिया है, तो 441 के पूछ रहा है, तो 4000 डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई 441 आंसर आ जाएगा। समझ गए? अब आते हैं अगला। ठीक है, समझ गए? एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कह रहा है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपया में 11 पुस्तक खरीदता है, इससे ही हो जाएगा, मतलब आप किसी से भी क्वेश्चन फ्रैक्शन इससे कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, जो परसेंटेज वाला से रिलेटेड है। एक व्यक्ति 10 रुपया में 11 पुस्तक खरीदता है, एक व्यक्ति 10 रुपया में 11 पुस्तक खरीदता है, पुस्तक खरीदता है, ठीक है, खरीदता है, एवं 11 रुपया में 10 पुस्तक बेचता है, 10 पुस्तकें बेचता है, ठीक है, उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? उससे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? समझ गए? क्वेश्चन नहीं था ना? ठीक है, एक पर्सन है 10 रुपये में क्या हो रहा है? 11 पुस्तक खरीदता है और 11 रुपये में 10 पुस्तक बेचता है, ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? ठीक है, तो लाभ परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई क्रय मूल्य, यही होता है ना। यानी लाभ परसेंट निकालना है तो क्या था? प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है
तो प्रॉफिट रुपीज में ये होगा ना, प्रॉफिट रुपीज मल्टीप्लाई 100, ये तो होगा, डिवाइड बाय सीपी। ये फॉर्मूला होता है, आप इसे भी निकाल सकते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट कितना है, सीपी तो आपको पता ही है, फिर आप निकाल लोगे। ठीक है, अब आते हैं, मैं इस फॉर्मूला की यूज नहीं करूंगा, ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज नहीं करूंगा। सीपी दिया है, यहां पर लिखेंगे रुपीज और यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब वस्तु। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 रुपया में 11 वस्तु खरीद रहा है, अब बेच कितना में रहा है, तब बोलोगे कि 11 रुपया में 10 पुस्तक बेच रहा है। समझ गए? एक व्यक्ति 10 रुपया में 11 पुस्तक खरीद रहा है और 11 रुपया में 10 पुस्तक बेच रहा है। ठीक है, 11 रुपये में 10 पुस्तक बेच रहा है, तो उसकी परसेंटेज बताना कि क्या होगा, कितना लाभ होगा, बेनिफिट होगा, क्या होगा, उसके बारे में। सिंपल है कि सीपी इक्वल टू 10 रुपीज इक्वल टू 11 प्रोडक्ट्स एंड एसपी 11 रुपीज इक्वल टू 10 प्रोडक्ट। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखो और इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखो। ठीक है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इसको इससे और इसको इससे। समझ गए? कुछ कट रहा है तो काट, नहीं कट रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ रहता तो इसे काट सकते थे, अगर कटने वाला है तो नहीं, तो नहीं कटेगा। समझ गए? तब बोलोगे कि सर यहाँ तो 100 रुपया है और 100 रुपया से 21 रुपया हो रहा है, ये हो रहा है ना। तो आप बोलोगे कि 100 से 21 होने का मतलब क्या होगा, 21 रुपया बढ़ रहा है, इसका मतलब 21% बढ़ रहा है, बस 21% बढ़ रहा है। एक बार मैं देख लूं, 21% बढ़ रहा है। ठीक है, समझ गए? यहां तक समझ आ रहा है? क्लियर? 100 रुपया की जगह पे 1 से 21 हो रहा है, यानी 100 में खरीदा, 1 से 21 में बेच रहा है, तो इसका मतलब है 21 रुपया का बेनिफिट। 21 रुपया का मतलब 21%। 100 रुपया में 21 का मतलब 21%। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आप चाहते हो मैं फॉर्मूला से निकाल दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो क्या होगा, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। एसपी कितना है, 1 से 21 माइनस 100, सीपी कितना है 100 मल्टीप्लाई 100, यही होगा 1 से 21 तो 21 बटा 100 मल्टीप्लाई 100, इससे कट गया तो 21 कट गया, 21%। ये परसेंटेज है, ध्यान रखो, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा था क्वेश्चन। समझ आ गया? सीपी जितना रुपया देगा उसको यहाँ लिखना, प्रोडक्ट को यहाँ लिखना, एसपी जितना बेच रहा है यहाँ लिखना रुपीज, प्रोडक्ट इतना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आपस में। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ लिखोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, यानी ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा एसपी। गॉट इट? समझ गया? ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी, सीपी और एसपी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब आते हैं आगे, अब आते हैं कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं, कुछ अलग करते हैं। क्वेश्चन है कि किसी कंपनी के 10 रुपया अंकित मूल्य के एक शेयर की बाजारी कीमत 25 रुपया है। किसी कंपनी के 10 रुपया अंकित मूल्य के, अंकित वाला मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा, वो मूल्य थोड़ा सा अलग होता है, उसमें कुछ फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी 2016 का, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। किसी व्यक्ति के मूल वेतन, क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के मूल वेतन, किसी व्यक्ति के मूल वेतन 7700 रुपया है। ठीक, 7700 पर महंगाई भत्ता
महंगाई भत्ता, ठीक है, महंगाई भत्ता 125% से बढ़कर 132% होता है तथा कर कटौती कर कटौती दोनों पर 20% से बढ़कर 22% होता है, 22% होता है, 20% से बढ़कर 22% होता है। तो उसके वेतन कितने हैं? तो उसके वेतन कितना बढ़ा, यही पूछ रहा है, कितना बढ़ा हुआ होगा, उसके वेतन क्या है, कितने परसेंट बढ़ा हुआ होगा, समझ गए, कितने परसेंट बढ़ा हुआ। क्वेश्चन समझ में? एक व्यक्ति है जिसकी मूल वेतन, उसका ओरिजिनल जो इनकम है 7,700 रुपया है, महंगाई भत्ता 125% से लेकर के 132% बढ़ गया, यानी पहले 125% था, अब 132 हो गया, ठीक है। कहता है कि दोनों पर कर कटौती यानी टैक्स 20% से 22% भी बढ़ जाता, यहाँ 20% था, अगर 125 अगर था तो उसका कर टैक्स कितना लगता था, 125%। अगर महंगाई भत्ता मिल रहा था तो उस पर टैक्स लगता था 20%। क्वेश्चन समझो, महंगाई भत्ता जब 125% था तो उस पर टैक्स देना पड़ता था 20%, लेकिन 132% हो गया तो उस पर टैक्स देना पड़ा 22%, समझ गए, 22%, क्लियर। अब कह रहा है उसके वेतन कितना होगा, यानी बढ़ा हुआ वेतन कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन यहां तक समझ गए आप लोग, ठीक है, समझ गए। तो आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं, पहले कितना था महंगाई भत्ता, कितना था महंगाई भत्ता, कितना था पहले, कितना था? तो आप बोलोगे सर 125 था, 125 से 132 हो गया, यही बोलोगे ना, 125 से 132 हो गया, यही था ना, 125 से 132 हो गया, ठीक है, 125 से 132। तब बोलोगे सर 125 से 132 होने का मतलब 7% बढ़ा है ना, 7% बढ़ा है, वेतन तो 7% बढ़ा है। अब आते हैं कि टैक्स यानी कर, एक बार देखता हूं नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ठीक। टैक्स कितना है, तब बोलोगे कि सर इस जब ये था ना 125 मिल रहा था तो 20 था, अब कितना हो गया 22 हो गया, यही है ना टैक्स, समझ आ गया। कोई दिक्कत, यहां तक समझ आ गया ना, कोई प्रॉब्लम? तो आप बोलोगे कि सर कितना परसेंट का डिफरेंस हुआ, तो भाई 2% के तो हुआ, देखो कितना इजी है क्वेश्चन, और क्या क्या घुमाया है, हमको कुछ पूरा करना ही नहीं, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन, सिंपल ये समझ आ रहा है कि पहले महंगाई भत्ता 125% था, तो कर टैक्स कितना देना पड़ता था 20%, और महंगाई कितना 132 हो गया, तो टैक्स कितना देना पड़ता है 22%। तो आप बोलोगे कि पहले वाला में कितना बढ़ा महंगाई भत्ता, 25 से 32 हो गया, यानी 7% बढ़ा, टैक्स कितना बढ़ा 2%, यही बढ़ा ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5% का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। इसमें कितना है 7% बढ़ा और इसको भी 2%, तो ओवरऑल डिफरेंस कितना आएगा, यानी कितने का अंतर होगा। तो 7 बढ़ा है, 2 टैक्स देते थे तो 5 ही का अंतर होगा ना। 7% हमको वेतन मिल रहा है, इनकम बढ़ा के मिल रहा है,
उसमें 2% ही तो टैक्स देना है ना। तो इसका मतलब मेरे पास पॉकेट में कितना पैसा आ रहा है, 5% का आ रहा है। तो सिंपल इसका 5% निकाल हो गया आंसर। 5% जो मेरे पास बचेगा उसी के बारे में तो सोचूंगा। अब 7% बढ़ा, 2% हम टैक्स दे दिए, तो 5% ही तो मेरे पॉकेट में आया, तो 5% इसका निकाल लो, हो गया आंसर। कितना हो गया, 5% उसका निकाल लो तो 77। और कितना हो रहा है, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा, तो 5% मतलब इतना 10 से 10 77 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, 7×5 = 35 के 5 और 7×5 = 35 3 38 हो गया आंसर। आप चेक कर लो, बीपीएससी 2016 इतना ही आ रहा है, ठीक है, इतना ही 385 रुपये, समझ ली। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अगर पहली बार अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या थोड़ा सा नॉलेज कम है, ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज कम है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक व्यक्ति का मूल वेतन इतना 7,700 रुपया हो रहा है, महंगाई भत्ता 2500 से लेके 125% से 132 हो जाता है, तो उसका टैक्स 20% इतना हो जाता है, तो उसका पेमेंट कितना होगा, कितना बढ़ा है, बहुत हो जाएगा। तो आप कैसे निकालोगे, नॉर्मल क्या, जिसको नहीं पता वो क्या करेंगे, पहले तो निकालेंगे कि भाई इसका 25% का कितना बढ़ा, 100% का मतलब इतना, तो 25 का कितना वो निकालेंगे, फिर 32 का निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे, 25 का निकाल लिया, 32 का निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस कर लिया, और डिफरेंस जो आएगा तो 20% है, इसको क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2% से फिर आ जाएगा आंसर। वैसे भी कर सकते हो, देखो थोड़ा ज्यादा प्रोसेस हुआ। क्या आप मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, इसको समझने में क्या आपको पीएचडी करना पड़ेगा, क्या आपको मैथ से ऑनर्स करना पड़ेगा, या पीएचडी कुछ बुक लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, समझना है लॉजिक। क्वेश्चन में क्या करा कि एक व्यक्ति है जिसका इनकम सैलरी 7,700 रुपया मिल रहा है, और उसके साथ साथ उसके महंगाई भत्ता 125% मिल रहा था, अब 132% हो गया। लेकिन उसके साथ साथ उसको कर यानी टैक्स भी सरकार को देना पड़ेगा। पहले जब 125% मिलता था तो 20% टैक्स देना पड़ता था, अब क्या हो रहा है 132 मिल रहा है तो 22% टैक्स देना पड़ रहा है। तो 125 से 132 में कितना का डिफरेंस हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, तो 7%। टैक्स कितने का इंक्रीज हुआ, तो 2%। यानी अपने पास सैलरी कितना बढ़ा 7%, उसमें टैक्स कितना दे दिया 2%, मेरे पॉकेट में बचा कितना, 7% सैलरी था, 2% तो टैक्स ही ले लिया, 5%। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना उसका बढ़ा हुआ सैलरी है यानी वेतन है, यही तो पूछ रहा है। तो 385 रुपये बढ़ा है। क्या समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी किया करो, ठीक है। और आप लोग देखा करो, शेयर भी किया करो, क्योंकि मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ बहुत अच्छा बता रहा हूँ, ठीक है। आप किसी यूट्यूब पर देख लेना, अगर इससे बेटर आए तो मेरे को बताना कि सर वहाँ बेटर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे सब बेटर है, मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ऐसा भी नहीं है, बट मेरा भी कंसेप्ट अच्छा है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, चलो थैंक यू, धन्यवाद। अगले क्लास में फिर पढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।